हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के इम्पोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण के गुण दोषों का वर्णन करें। तो इसका आंसर लिखेंगे कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण का तात्पर्य ऐसे परीक्षण से है जिसके द्वारा एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि मापी जा सकते हैं। कहते हैं कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण का तात्पर्य है, उसका मतलब है कि ऐसे परीक्षण से है जिसके द्वारा एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि मापी जा सकती है। कई प्रयोज्यों पर एक ही साथ एक ही स्थान पर सामूहिक रूप से परीक्षण का उपयोग करके उनकी बुद्धि को माप लिया जाता है। अब है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण के गुण क्या क्या है, इसके क्या क्या गुण है। तो प्रथम इसमें लिखेंगे डैश दे करके कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण के कुछ विशेष गुण है जिनका अभाव व्यक्तिक परीक्षण में है। पहला, सामूहिक बुद्धि परीक्षण से समय तथा श्रम की बड़ी बचत होती है। दूसरा, एक ही साथ बहुत सारे प्रयोज्यों की बुद्धि का मापन संभव होता है। दूसरा, सामूहिक बुद्धि परीक्षण जैसे हो गया आपको मोहसिन बुद्धि परीक्षण का व्यवहार व्यक्तिक परीक्षण के रूप में भी किया जा सकता है, परंतु व्यक्तिक परीक्षण का उपयोग सामूहिक परीक्षण के रूप में नहीं किया जा सकता है। तीसरा, व्यावसायिक चयन, शैक्षिक निर्देशन आदि परिस्थितियों में बुद्धि मापने के लिए सामूहिक परीक्षण की काफ़ी उपयोगी है। अब इसका सीमाएं लिखेंगे, इसके सीमाएं देकर डैश लिखेंगे, डैश देकर के फिर लिखेंगे इसका आंसर कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में उपयुक्त गुणों के बावजूद इसकी उपयोगिता सीमित है। पहला, इस प्रकार के परीक्षण द्वारा व्यक्ति की बुद्धि की सही जांच नहीं हो पाती है। कारण इसका ये है, कारण परीक्षण के लिए यह संभव नहीं होता है कि वह प्रत्येक प्रयोज्य पर व्यक्तिगत ध्यान दे सके। दूसरा, कभी कभी प्रयोज्य परीक्षक के निर्देश को ठीक से नहीं समझ पाता है। तीसरा, छोटे बच्चों की बुद्धि को इस परीक्षण से मापना और भी कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि की परिभाषा दे तथा बुद्धि में व्यक्तिक भिन्नता की भूमिका का विवेचना करें। इसका आंसर लिखेंगे कि बुद्धि की सबसे अधिक संतोषजनक परिभाषा वेक्सलर ने दी। इसके अनुसार बुद्धि एक समग्र योग्यता है जो तर्कपूर्ण चिंतन, उद्देश्यपूर्ण कार्य तथा प्रभावपूर्ण समायोजन में सहायक होती है। बुद्धि के संबंध में व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। सभी व्यक्तियों की बुद्धि की मात्रा अलग अलग होती है। 90 से 110 बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति को समान बुद्धि कहा जाता है। उन 90 से है ना 1 क्यू वाले व्यक्ति को मंद बुद्धि का माना जाता है। 110 IQ से अधिक बुद्धि वाले को तीव्र बुद्धि का माना जाता है। इसी प्रकार 140 या अधिक बुद्धि वाले को जीनियस कहा जाता है। इसी तरह 70 IQ अथवा इससे कम IQ वाले मानसिक दुर्बल कहा जाता है। नेक्स्ट, इसका फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि बुद्धि में व्यक्तिक भिन्नता का मुख्य आधार वंश परंपरागत है। जिन बच्चों के माता पिता या पूर्वज तीव्र बुद्धि के होते हैं उन बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है। इसी प्रकार मंद बुद्धि के माता पिता या पूर्वज के बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं। ये यानी कि परंपरागत ही चलता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्धि में व्यक्तिक भिन्नता भी स्पष्ट रूप से देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि में आनुवांशिकता बनाम पर्यावरण का वर्णन करें। तो इसका आंसर लिखेंगे, बुद्धि के संदर्भ में एक समस्या यह है कि बौद्धिक योग्यता के विकास पर आनुवांशिकता तथा पर्यावरणीय कारक का प्रभाव किस रूप में पड़ता है। जहाँ तक बुद्धि तथा आनुवांशिकता का प्रश्न है तो मनोवैज्ञानिकों ने प्रमाणित करने का प्रयास किया कि बुद्धि का आधार जीन है। इसी जीन के माध्यम से माता पिता से बौद्धिक योग्यता बच्चों तक पहुंचती है। बच्चे की उम्र या परिपक्वता में बुद्धि के साथ साथ यह योग्यता भी विकसित होती है। बुद्धि में आनुवांशिकता के महत्व की पुष्टि अनेक मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से होती है। इनमें पारिवारिक समरूपता से संबंधी अध्ययन महत्वपूर्ण है।
कॉनरेड तथा जोन्स ने माता पिता तथा उनके बच्चों की बुद्धि लब्धि में 49 का वह सहसंबंध पाया। न्यूमैन आदि ने अपने अध्ययन में समान जुड़वा बच्चों की बुद्धि लब्धि के बीच 88 तक और समान जुड़वा बच्चों की बुद्धि लब्धि के बीच 63 का सहसंबंध पाया। फिर इसका पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, स्पष्ट है कि बुद्धि तथा आनुवांशिकता के बीच एक बड़ी हद तक संबंध है, परंतु बुद्धि पर आनुवांशिकता के साथ साथ वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, जो व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को उसके गर्भाधान के दिन से ही प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने माध्यम में जिन पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव बुद्धि पर अधिक पड़ते देखा है, उनमें प्रधान है उत्तेजनाओं का स्तर, घर का संवैगिक वातावरण, आहार, स्वास्थ्य आदि। कुछ अध्ययनों में वैसे बच्चे जिन्हें गरीब एवं अनाभिप्रेरणात्मक वातावरण में पाले पोसे गए थे की तुलना वैसे बच्चों से की गई जो प्रेरणात्मक एवं धनी वातावरण में रखकर पाले पोसे गए थे। परिणाम में पाया गया कि धनी एवं प्रेरणात्मक वातावरण के बच्चे में बुद्धि लब्धि तुलनात्मक रूप से अधिक थी। वेलमैन ने भी अपने अध्ययन में पाया कि नर्सरी स्कूल के समृद्ध वातावरण के कारण बच्चों की बुद्धि लब्धि 66 की वृद्धि हुई। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बुद्धि आनुवांशिकता तथा पर्यावरण दोनों की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि के किसी एक सिद्धांत का मूल्यांकन करें। कहते हैं बुद्धि के किसी एक सिद्धांत का मूल्यांकन करें अथवा स्पीयरमैन के बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत की विवेचना करें। देखिए आपको जो है ना क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखना है और इस वीडियो को भी आप ध्यान से अगर आप देखते हैं तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको देखे हुए आपको कुछ ना कुछ पॉइंट याद हो जाएगा और उससे आप अच्छे से आसानी से लिख लेंगे। इसी वजह से आपको ध्यान से अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे कि स्पीयरमैन ने 1927 में बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उसके अनुसार बुद्धि दो कारकों पर आधारित होती है। इन्हें सामान्य कारक तथा विशिष्ट कारक कहा जाता है। समान कारक का आधार अधिक बड़ा होता है। लगभग 95% बुद्धि समान कारक पर आधारित होती है। बुद्धि का यह भाग एक व्यक्ति के सभी कार्यों या समस्याओं के समाधान में समान रूप से सहायक होता है। दूसरा कारक विशिष्ट कारक होता है। इसकी मात्रा केवल 5% होती है। स्पीयरमैन के अनुसार प्रत्येक मानसिक कार्य करने में कुछ विशिष्ट क्षमताओं की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रत्येक मानसिक कार्य एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न होता है। जैसे अभियंता, डॉक्टर, वैज्ञानिक आदि समान कारक के साथ ही साथ उनमें कुछ विशिष्ट कारक होती है, जिसके कारण वे अपने क्षेत्र में विशिष्ट होते हैं। इस प्रकार बुद्धि में व्यक्ति का जी कारक तथा एस कारक दोनों से ही सम्मिलित होते हैं। इसका गुण लिखेंगे, गुण देकर डैश देंगे और लिखेंगे प्रथम कि इस सिद्धांत का शोध मूल्यम अधिक है। इससे प्रभावित होकर बुद्धि के कई अन्य सिद्धांत विकसित हुए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, एक व्यक्ति के व्यवहारों में समानता की व्याख्या समान कारक के आलोक में करना सहज रूप से संभव है। तीसरा लिखेंगे, विशिष्ट कारक के आलोक में व्यक्ति के व्यवहारों की व्याख्या संभव होती है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, यह सिद्धांत व्यक्तिक भिन्नताओं की व्याख्या करने में सफल है। इसका अवगुण लिखेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है ना, लिखना पड़ेगा आपको। तो लिखेंगे क्या है, थॉर्नडाइक ने आलोचना करते हुए कहा है कि बुद्धि के दो तत्व नहीं बल्कि अनेक तत्व होते हैं। फिर इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि पियर्सन ने इनकी आलोचना करते हुए कहा है कि यह सिद्धांत मात्र कुछ ही प्रयोगों पर आधारित है। इस प्रकार स्पीयरमैन के सिद्धांत में कुछ अवगुणों के बावजूद बुद्धि के स्वरूप का संरचना की व्याख्या करने में यह सिद्धांत एक बड़ी हद तक सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि के पास मॉडल या सिद्धांत का वर्णन करें। तो इसका आंसर लिखेंगे, बुद्धि के पास मॉडल या विकास J.P. दास, जैक नागलियरी तथा किर्बी
द्वारा 1954 में किया गया। बुद्धि का यह सिद्धांत लुरिया द्वारा मस्तिष्क की संरचनाओं का किया गया विश्लेषण पर आधारित है। बुद्धि का यह मॉडल योजना, अवधान, उत्तेजन, समकालीन संज्ञानात्मक प्रक्रिया एवं अनुक्रमिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया जैसे 4 कार्यों का प्रतीक है। इन चारों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर पास मॉडल का नामांकन किया गया है। ये 4 तत्व इस प्रकार है। प्रथम है कि अवधान उत्तेजन। उत्तेजन की अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति उद्दीपकों का ध्यान देता है। इसके परिणाम स्वरूप वह सूचनाओं को संसाधित करने में सफल हो पाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि समकालीन प्रक्रमण। समकालीन संसाधन उस समय होता है जब विभिन्न संप्रदायों के बीच व्यक्ति संबंध का प्रत्यक्षण करता है तथा उसे बोध के ख्याल से अर्थपूर्ण पैटर्न में समन्वित करता है। इस तरह के समकालिक संसाधन दिए गए अमूर्त आकृतियों के बीच संबंध को समझने में मदद करता है। फिर इसका लिखेंगे तीसरा पॉइंट कि अनुक्रमिक प्रक्रमण। अनुक्रमिक प्रक्रमण में व्यक्ति मूलतः उद्दीपकों को एक विशिष्ट क्रमिक व्यवस्था में सुसज्जित करता है जहां प्रत्येक तत्व दूसरे तत्व से संबंधित होते हैं। इसकी आवश्यकता अंगों तथा अक्षरों को सीखने में काफ़ी होता है। फिर इसका योजनाएं लिखेंगे। जब व्यक्ति किसी उद्दीपक पर ध्यान देता है तथा उसे संसाधित करता है तो योजनाओं जैसे कार्य की शुरुआत होती है और लक्ष्य पर पहुंचने के लिए क्रियान्वयन करता है तथा उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि बुद्धि के पास मॉडल द्वारा बुद्धि की व्याख्या विभिन्न संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संसाधन के माध्यम से उचित ढंग से होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको जो है ना आपको याद कैसे करना है कि इसके सबसे पहले इसके क्वेश्चन को समझना है और अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं फिर इसमें आपको कम से कम 4-5 पॉइंट आपको याद करना है। अगर आप 4-5 पॉइंट इसका याद कर लेते हैं तो आप उसी को पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे, आप स्टार पॉइंट दे करके लिखेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो 5 नंबर का होगा। कम से कम आपको 1 से 1.5 पन्ना तक लिखना है। तो ये सब बात को आप ध्यान देंगे और लिखने पर अभी आप ध्यान दें। जितना आप लिखने पर ध्यान देंगे उतना बेस्ट आपका रिजल्ट होगा। आप क्या पढ़ाई किए हैं, आप कितना जानकार है, ये कोई मायने नहीं है। आप क्या लिखने वाले हैं, आपका लिखावट कैसा होगा, यही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम हॉल में। तो इसीलिए आप जो है ना अच्छे से लिखेंगे और मन से लिखेंगे, ज़रूर आप जो है ना अच्छे मार्क भी लाएंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।